जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। और आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 है। सो विल स्टार्ट। Let us shift our gaze from the larger global developments in the post Cold War era to developments in our own region, South Asia। तो हम अभी अपने खुद के क्षेत्र साउथ एशिया की बात करने वाले हैं, है ना। अभी तक हम कोल्ड वार एरा में जो डेवलपमेंट्स हुए थे आउटसाइड वर्ल्ड में, बेसिकली बाकी दुनिया में क्या हो रहा था उस पर हमने ध्यान दिया था। अब वी विल कम नाउ टू, है ना, अपने दक्षिण एशिया की ओर। हम अपनी नज़र अब उधर से हटाकर दक्षिण एशिया की तरफ करते हैं। When India and Pakistan joined the club of nuclear powers, this region suddenly became the focus of global attentions। तो जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं, है ना, परमाणु शक्ति बन जाते हैं, तो फिर दुनिया की जो नज़रें हैं वो उधर से हटकर थोड़ा इधर हो जाती है। दुनिया की नज़रों में यहाँ फोकस आ जाता है, ये एक ग्लोबल फोकस के अंदर आ जाता है। The focus was, of course, on the various kinds of conflicts in this region. There are pending border and water sharing disputes between the states of the region। है ना, तो स्पष्ट है कि जो विश्व का ध्यान है इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया, और इस क्षेत्र में देशों के बीच सीमा का विवाद और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद, इस तरह के विवाद है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है। Besides, there are conflicts arising out of insurgency, ethnic strife and resource sharing। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो जातीय संघर्ष का विद्रोह, संसाधनों के बंटवारे को लेकर झगड़े, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इंसर्जेंसी है, विद्रोह है, एथनिक स्ट्राइफ है ना, जातीय संघर्ष है, और संसाधनों रिसोर्स का शेयरिंग कैसे होगा, संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, इसकी लेकर भी कुछ लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सो दिस मेक्स द रीजन वेरी टर्बुलेंट। तो इस कारण से यह जो इलाका है वो बहुत ही संवेदनशील है। At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the states of the region cooperate with each other। तो उसके साथ ही बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे का क्षेत्र तो है ही, लेकिन साथ ही यह भी बात है कि इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य के निशानदेही नहीं है कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। सो अगर ये आपस में कॉपरेट करेंगे तो ये प्रॉस्पर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत संपन्न क्षेत्र है नेचुरल तरीके से। In this chapter, we try to understand the nature of conflict and cooperation among different countries of the region। तो इस अध्याय में दोस्तों हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो मौजूद संघर्षों की प्रकृति है और देश की आपसी सहयोग है, इनको समझने का कोशिश करेंगे। Since much of this is rooted in or conditioned by the domestic politics of these countries, we first introduce the region and domestic politics of some of big countries in the region। तो जो दक्षिण एशिया के देशों की जो घरेलू राजनीति है ना, तो घरेलू राजनीति से इस झगड़ों का या इन सहयोग का मिजाज तय होता है। कॉन्फ्लिक्ट है या कोऑपरेशन है, उसका मिजाज तय होता है, अथवा ये इनके मूल में है। इस वजह से इस अध्याय के पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा अध्याय में पहले, और कुछ देशों की जो घरेलू राजनीति है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कुछ देशों की, बड़े देशों की, वो हम समझेंगे। सो इट कम्स, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज साउथ एशिया। दक्षिण एशिया है क्या दोस्तों, अभी हमें पहले ये समझना होगा। वी आर ऑल फेमिलियर विद द ग्रिपिंग टेंशन ड्यूरिंग एन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। We have also seen the goodwill and hospitality shown to visiting Indian and Pakistani fans by their hosts when they come to watch a cricket match। तो भारत पाकिस्तान के बीच का जो क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है, यह सब हम लोग बखूबी जानते हैं दोस्तों। और हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे देश में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार
गर्मजोशी से स्वागत की जाती है। दिस इज सिंबॉलिक ऑफ लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स। तो यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। आवर्स इज ए रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डिस्पेयर, म्यूचुअल सस्पिशन एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव एंड शत्रुता, आशा और निराशा और पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। सो लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एन एलिमेंट्री क्वेश्चन, व्हाट इज साउथ एशिया। तो शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करेंगे दोस्तों कि दक्षिण एशिया क्या है। द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स फॉलोइंग कंट्रीज। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं दोस्तों? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट respectively provide a natural insularity to the region which is largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctions of the subcontinent. So उत्तर भारत, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। डिस्टिंक्टिवनेस, अनूठापन। द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड द वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ। तो इस क्षेत्र में एक अजीब सी बात है दोस्त कि यहाँ की जो बाउंड्री है ना, यहाँ का जो बॉर्डर्स है वो ईस्ट और वेस्ट में उतना क्लियर नहीं है। नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड वेस्ट, जैसा नॉर्थ एंड साउथ में क्लियर है वैसा ईस्ट वेस्ट में क्लियर नहीं है। सो अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज ए होल। तो जब भी इस क्षेत्र की चर्चा होती है पूरे तरीके से जब चर्चा होती है तो उसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द रीजन। और इस क्षेत्र में चाइना एक महत्वपूर्ण भागीदारी तो करता है, एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है ना। तो चाइना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द रीजन। So in this chapter we shall use South Asia to mean the 7 countries mentioned above. तो इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपर्युक्त 7 देशों के लिए ही करेंगे। Thus defined, South Asia stands for diversity in every sense and it constitutes one geopolitical space. तो इस तरह जो परिभाषित दक्षिण एशिया है वो हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है, वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, श्रीलंका and India have successfully operated a democratic system since their independence from the British. अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद है ना, भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही है। You will study more about the evolution of democracy in India in the textbook that deals with politics in India since independence. तो यह जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें हम भारत के डेमोक्रेसी का जो एवोल्यूशन है ना, भारत में किस तरीके से लोकतंत्र का विकास हुआ है इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना रखा हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल
to point out many limitations of India's democracy. But we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country. तो यह बात ज़रूर है दोस्तों कि हमारा जो देश है ना, इंडिया के डेमोक्रेसी में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारी कमियां हैं, बट स्टिल वी रिमेंबर, हमें याद रखना होगा कि इंडिया लगभग हमेशा डेमोक्रेसी रहा है थ्रू आउट एग्जिस्टेंस। जब से ये आज़ाद हुआ है, यह एक लोकतांत्रिक देश के रूप में ही रहा है। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर श्रीलंका, और इसी तरीके से ये श्रीलंका पर भी लागू होता है। Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rulers, with Bangladesh remaining a democracy in the post-Cold War period. तो जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है ना, ये लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का यहाँ शासन रहा है। मिलिट्री रूलर्स भी रहे हैं, सिविलियंस भी रहे हैं, जिसमें शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद सालों में जो है पोस्ट कोल्ड वॉर जो ईयर्स थे, उसमें बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान बिगन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विथ सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रेस्पेक्टिवली। तो पोस्ट कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में भी सक्सेसिव लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, बेनजीर भुट्टो, और उसके बाद नवाज शरीफ के अंडर बनी थी। बट इट सफर्ड ए मिलिट्री कू इन 1999, बट उसके बाद 1999 में वहाँ सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। इट हैज़ बीन रन बाय ए सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008, और 2008 के बाद से वहाँ फिर से लोकतांत्रिक सरकार है। टिल 2006 नेपाल वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इस बात का खतरा बना हुआ रहता था कि राजा हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले सकता है। इन 2008 द मोनार्की वाज अबॉलिश्ड एंड नेपाल एमर्ज्ड एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 2008 में मोनार्क खत्म हो गया, वहाँ का जो राजतंत्र है वहाँ खत्म हो जाता है, और नेपाल भी एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन जाता है। From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in entire region of South Asia. तो हम बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है। So similar changes are taking place in two smallest countries of the region. Bhutan became a constitutional monarchy in 2008. तो इसी तरीके का जो बदलाव है ना, दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। 2008 में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज्ड एज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। द मालदीव्स, the other island nation, was a sultanate till 1968 when it was transformed into a republic with a presidential form of government. जो दूसरा द्वीपीय जो है देश है, मालदीव है, एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव, वहाँ 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, और 1968 में यह एक गणतंत्र बना, और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई गई। In 2005, the Parliament of Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. तो 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। The Maldivian Democratic Party dominates the political affairs of the island. The MDP won 2018 elections. तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है, और 2018 में एमडीपी में हुए चुनावों में जीत हासिल की है, ये पार्टी जीती है। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल इन ऑल दिस कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। सो जनता का एस्पिरेशन, इस क्षेत्र का जनता का एस्पिरेशन डेमोक्रेसी है।
A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल में ही एक सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई थी कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थक हासिल है. Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy. इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थानों का समर्थन भी करते हैं. They prefer democracy over any other form of government and think that democracy is suitable for their country. तो इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है. These are significant findings, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of द वर्ल्ड. तो ये निष्कर्ष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है. इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है. इन दैट सेंस द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपैंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो जो दक्षिण एशिया का जो लोकतंत्र के अनुभव है इससे लोकतंत्र की जो वैश्विक कल्पना है ये इसका दायरा बढ़ता है. लेट अस लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी इन ईच ऑफ द 4 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन अदर देन इंडिया. तो हम आगे देखते हैं कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा. अब हम इस पर डिस्कस करते हैं. सो ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है दोस्तों.